बिकॉज सबसे एक्सपेंसिव ऑर्गन है मसल। कि यार मैं क्या करूं कि मैं मसल्स में ग्लूकोज को घुसा दूं। एंड इफ योर ग्लूकोज इज स्टेबल द रेस्ट ऑफ द मशीनरी विल वर्क। पर कभी कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। आपको ब्रेकफास्ट नहीं खाना, मत खाइए। अभी जो इंडिया में जितने भी टेस्ट होते हैं वो कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? फीमेल है वो, उसको उतनी कैलोरीज चाहिए जितनी मुझे चाहिए। वेट गेन तो स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन एक जो चीज हम इंडियन सोसाइटी में बिल्कुल नहीं करते हैं वो है फॉलो अप। किसी को भी अपने सारी टेस्टिंग कितने करानी चाहिए? और 50 के बाद आदमियों को करानी चाहिए और 40 के बाद वुमेन को करानी चाहिए। फिजिकल पेन अपने आप नहीं जाता है। इफ यू रन अ फुल मैराथन यू हैव लिव्ड फुल लाइफ। मैं तो 1/4 ही भागा हूँ एक बार। नी सर्जरीज आर बीइंग पब्लिश्ड एज इफ कि बाय वन गेट वन टाइप्स, लिटरली। ये वैसे मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री हो चुकी है। एग्जैक्टली। एक्चुअली में होता है या वो भी एक हाइप है? वे प्रोटीन की पूरी मार्केटिंग ही गलत है। तो इट इज़ वेरी अनहेल्दी फॉर इम्यून सिस्टम, प्रूवन। अनहेल्दी फॉर ब्रेन, प्रूवन। अनहेल्दी फॉर योर स्केलेटल सिस्टम, बोन्स, प्रूवन। अनहेल्दी फॉर मसल्स, प्रूवन। तो इसका कोई इलाज नहीं है। आप इवेंचुअली सर्जरी कराओगे आप कल को जाके। डजंट मैटर। मैं इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। तो खा ले आधा किलो चने, तो मैं देता हूँ रोज ला के तेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी डायबिटिक पेशेंट की डायबिटीज ओवर द ईयर वर्स ही होती है। हाँ, ठीक नहीं हो सकती, ठीक नहीं होती कभी। बिकॉज बॉडी गेट्स अडॉप्टेड टू इट। हाँ, तो ये बताओ इसको बचाया कैसे जा सकता है? इसका रूट कॉज क्या है जिससे बचाया जा सकता है? इसका रूट कॉज है, सिंपल स्टेप्स क्या हैं? 3 चीजें अगर फॉलो कर लें तो वही डायबिटीज की तरफ आप नहीं जाओगे। हाँ, एक तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है, पहले तो वो चेक करिए। हाँ जी। वो 3 जगह से चेक होगी। एक तो आपके टीजीज हाई हैं या नहीं है, लीवर फैटी है या नहीं है, यूरिक एसिड कितना बन रहा है आपका, नॉर्मल है या नहीं है। हाँ, ठीक है। तीसरा, आप अपने मसल को देख सकते हो कि यार मैं इसी उम्र का हूँ, इस एज का हूँ, मेरी कुछ मसल ही नहीं है, मेरे में सारा फैट आ गया है। तो उसका मतलब है कि आपका जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है। तो अब जब ये हो रहा है, हम एज्यूम करते हैं कि ये 70-80% पॉपुलेशन के साथ आज हो रहा है इंडिया में, मेट्रोज में खास तौर पे। तो जब ये हो रहा है तो इसका स्टेप क्या है? अब पहला स्टेप, मैं तो फाउंडेशन से लेता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो फाउंडेशन क्या है कि यार मैं क्या करूं कि मैं मसल्स में ग्लूकोज को घुसा दूं। क्या कि करें? सबसे एक्सपेंसिव ऑर्गन है मसल। सबसे ज्यादा बर्न कैलोरीज आप मसल में करते हो ओवरऑल, because of the movement, because of the work, or anything that you do, you move, you are basically using your muscles. उसका बेस्ट तरीका क्या है जो मैं यूज करता हूं, जो काम करता है सरप्राइजिंगली, is that you exercise in fasting mode in the morning. Even if you do not exercise, go for a walk, breathe out, sweat out. जितना अपने आप को आप तोड़ सकते हो अपनी लिमिट में रह के, बिना किसी पर्सनल ट्रेनर के, आप कोई भी कर सकता है काम। जैसे मैंने कहा, वॉक कर रहे हो ना, ब्रिस्क वॉक कर लो, थक गए आप, तकलीफ, शरीर को तकलीफ दो। हाँ। अब जब आप वापस आए, अब आप उसको कॉम्प्लेक्स कार्ब रोटी सब्जी पराठे ना देके, अगर आपने सिंपल बॉइल्ड आलू दे दिया, हाँ, तो आई बेट आपका ग्लूकोज हाई नहीं होगा। योर मसल्स विल जंप एट एनी सिंपल फूड। ऑल्टरनेटिवली, जिसको वेट लॉस भी करना है, यू स्किप कार्ब्स कंप्लीटली इन ब्रेकफास्ट। दैट इज माई स्टैंडर्ड नैरेटिव, इवन फॉर माई मम, कि आप सुबह कार्ब्स मत खाओ। सुबह से प्रोटीन खा लो। सुबह सिर्फ प्रोटीन की मील्स जो भी आप खा सकते हो। कार्ब्स तो आएंगे थोड़े बहुत, ऑब्वियस है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो लोग वे प्रोटीन लेते हैं उसके लिए मैं एक और सोल्यूशन बताता हूँ, बड़ा अच्छा काम कर रहा है कुछ लोगों के साथ, जिनको मैंने दिया। आप ये बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये ड्राई फ्रूट्स लिए आपने, उसमें थोड़ा बहुत सीड मिला दो फाइबर के लिए, और उसको क्रश करके आप पानी में 3-4 स्पून लेकर पी लो। ये काम कर जाएगा? ये कर जाएगा, बिकॉज इट हैज प्रोटीन, इट हैज विटामिन्स, इट हैज मिनरल्स, यू आर गेटिंग एनर्जी, इट हैज कार्ब्स एज वेल, इट हैज फैट। पाउडर से प्रॉब्लम है तो ये वाला ड्राई फ्रूट का पाउडर बना लो। हाँ, ड्राई फ्रूट और सीड्स का। हाँ, ये इसलिए करेगा क्योंकि इसका क्वांटम तो कम रहेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन रिप्लेस द कंप्लीट प्रोटीन ब्रैकेट, बट आप फिर लंच भी तो कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आपने पूरे दिन फास्टिंग की है।
तो आप लंच भी कर रहे हो, तो आपका प्रोटीन इंटेक तो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो रहा है। बट मॉर्निंग में अगर आपने कार्ब्स छोड़ दिए, तो कार्ब्स नहीं खाने का मतलब क्या है? इंसुलिन नहीं आया, जरूरत ही नहीं है। जब इंसुलिन नहीं आया तो बनाने दो लीवर को ग्लूकोज। आपको क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। वो तो चाहिए, ब्रेन को चाहिए ग्लूकोज, तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करेगा। इधर से फैट ब्रेक डाउन हो रहा है, वो भी क्या कह रहा है आपको? वो भी तो डायबिटीज बचाने के लिए पहली चीज तो आपने वर्कआउट, और ब्रेकफास्ट में आप बोल रहे हो कार्ब्स। फास्टिंग में वर्कआउट करिए। हाँ। और अब इसमें एक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग जैसे माय सन ऑल्सो, वो शाम को वर्कआउट करता है और वो फास्टिंग में डेफिनेटली नहीं होता, तब तो कुछ ना कुछ खा ही चुके होते हैं। तो वर्कआउट को आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो वर्कआउट है कि प्रॉपर एक्सरसाइजिंग, एक है कि यार मैं कुछ कर लूं, आई शुड मूव माई बॉडी। तो आप कौन सा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग में? नहीं, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या जो वेट लॉस करना, कुछ भी नहीं है किसी को, नहीं फिर कोई जरूरी नहीं है, फिर आप चल रहे तो आप कार्ब्स खाओ सुबह, कौन मना कर रहा है? मैं खाता नहीं, हूं। और सुबह फास्टिंग वाला वर्कआउट भी ना करो, वो भी जरूरी नहीं है, ओके खा के करो। ओके। हमारे जैसा आदमी एनर्जी लेता है फिर जाता है। ये आप उसके लिए बोल रहे हो जिसको ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसका एक क्योर बता रहे हो कि आप इसको फास्टिंग में वर्कआउट करें और नॉन कार्ब मील खाएं। हाँ, अगर आप कर सकते हो इसको बैलेंस आउट वेट लॉस के लिए भी, अदरवाइज भी जो लोग वे लेते हैं उनके लिए बहुत सिंपल है। आपने वे प्रोटीन पी लिया, उसके अंदर ये बादाम वादाम का मिक्सचर डाल दिया, तो आपके पास जो बचे कुछ विटामिन मिनरल थे वो भी आ गए, और आपकी एक मील बन गई। और आपने रोटी भी नहीं खाई, कोई टुकड़ा भी नहीं तोड़ा, कुछ नहीं खाया, आपने पिया है बस। सो बेसिकली दे आर एम्प्टी, दे आर हाईली न्यूट्रिशियस कैलोरीज, बट एट द सेम टाइम आपको पता ही नहीं चला आपने ले लिया, कुछ खाया आपने। सो दैट आई थिंक lays a very good foundation for Indians, because we Indians eat too much carbs. तो एक मील में कार्ब बिल्कुल छोड़ दो, and it is easier to leave that in the breakfast, because if you eat eggs, you can eat eggs alone, carbs नहीं आए. If you have whey protein, then you can take whey protein. If you otherwise like something else, तो बड़ा मुश्किल है कहना, फिर भी थोड़ा बहुत कार्ब आएगा कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में, वो आप फॉलो नहीं कर सकते। फिर आप दही दूध पे आ जाओ। अगर कुछ भी नहीं खा रहे हो तो आप दही का, आपने म्यूसली ली, म्यूसली के अंदर ये अपना पाउडर मिलाया, बादाम पिस्ता, आप किसी भी खाने को न्यूट्रिशियस बना सकते हो ना, आपके हाथ में है। तो आपने क्या किया, जब दही ली तो आपने हाई फैट, और जब ये बादाम वादाम मिला दिया तो हाई प्रोटीन। तो ये हाई फैट हाई प्रोटीन मील हो गया, कार्ब्स फिर भी नहीं आए। तो एज लॉन्ग एज कार्ब्स आर नॉट कमिंग इनटू द सिस्टम, योर ग्लूकोज इज स्टेबल, एंड इफ योर ग्लूकोज इज स्टेबल, द रेस्ट ऑफ द मशीनरी विल वर्क properly. तो that is one solution, standard solution, जो मैं सबको देता हूँ, मैं अपने पॉडकास्ट पे भी बोलता हूँ। It is, बाकी सब इंडिविजुअलिस्टिक है कि लंच में आप क्या खाओ, डिनर में क्या खाओ, स्नैक doesn't matter, वो फिर सारा इंडिविजुअलिस्टिक है। फिर जिसको जितना वेट कम करना है, या आपकी जो ये कहते हैं डिनर जो है आप 7-7:30 से पहले कर लो, वो भी पुराने जमाने के थोड़ा सा सिस्टम चला आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे लोग ब्रेकफास्ट 9 बजे नहीं करते थे, 7 बजे करते थे, पहले करते थे। तो आप उसी क्लॉक को आपने उल्टा कर दिया। सन से भी हमें, हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के, उसमें डीप में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन वो आजकल अप्लाई नहीं होते, बिकॉज वी वर्क आउट ऑफ एसी रूम्स, क्लोज डोर्स। तो आपको सिर्फ आपका बेसिकली 10 घंटे की फास्टिंग मैं बोलता हूँ कि 10 घंटे की आपकी ओवरनाइट फास्टिंग होनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द टाइम, इट डजंट मैटर। और 8 घंटे, 10 घंटे इज इनफ। तो ये जो 16-16 घंटे करते लोग, ये इन्होंने किया तो स्टडीज की, तो 16 आवर्स का जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो रूल बनाया, तो फिर बाकी जो रिसर्चेज हुई उसमें ये आया कि आप 10 से 12 घंटे में भी वही फायदा ले सकते हैं जो 16 में होता है। तो और फिर मैंने जब अपने पेरेंट्स की डाइट देखी, अपने फादर की देखी, अपनी देखी बाय डिफॉल्ट, मैं देखूं यार मैं क्या करता हूँ, तो हमारा तो बाय डिफॉल्ट 10 घंटे का गैप था। और ये किसी भी हेल्दी आदमी का आप कभी चेक कर लेना, जो आपको पता है 11 घंटे तो कोई बड़ी बात है कोई है ही नहीं, बिकॉज यू ईट एट 8 एंड देन यू ईट एट 9, देन यू ईट एट 9, सो यू वैसे 13 घंटे हो गए। तो वो 12 घंटे का जो गैप है, दैट्स व्हाट वी शुड बी एमिंग। पर कभी कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, आपको ब्रेकफास्ट नहीं खाना, मत खाइए, बट अगेन वो कंडीशनल है।
आपको ये नहीं होना चाहिए कि फटीग है, एनर्जी नहीं है. यू शुड नॉट बी कंप्लेनिंग अबाउट दैट. मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में हार्ड कोर वेट ट्रेनिंग करता था और मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं खा के आया हूँ या मैं बिना खाए उठा रहा हूँ वेट को. माई वेट नेवर रिड्यूस्ड. सो आई डिड दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर मेनी मंथ्स, टू स्टडी इंटरमिटेंट फास्टिंग कि ट्रेनिंग का क्या फ़र्क पड़ता है. तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. हमारे को बस साइकोलॉजिकल है या भूख लगती है. जिसको भूख लगती है वो भी एक आजकल इशू है बहुत बड़ा. जो सेकंड पैरामीटर है मेटाबॉलिक हेल्थ का, उसका मायने सीधा सीधा ये है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म मशीनरी है, जिसके अंदर आपके सारे ऑर्गन्स आते हैं, लीवर है, पैनक्रियाज है, जीआई ट्रैक्ट है, स्टमक है, तो वो सब का जो फंक्शनिंग है वो ठीक है या नहीं है. तो वो ठीक नहीं है. इसी कारण से हमें ये नहीं पता लग रहा कि हम यंग हैं, हेल्दी हैं, और फिर हमें हार्ट अटैक क्यों आ रहा है. देयर हैज टू बी अ रीजन समवेयर, देयर हैज टू बी अ क्लू समवेयर, एंड दैट क्लू हैज टू बी इन द मेटाबॉलिक मशीनरी. वो क्लू कैसे पता चलता है? हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि जैसे मैंने बताया, आपने कुछ कुछ चेक कराया, तो आपका जब जब ब्लड सिस्टम्स चेक हुए तो उसमें आपका क्या हिला हुआ है, क्योंकि परफेक्ट रिपोर्ट तो किसी की नहीं आती है 40 के बाद. आई डाउट कोई बोल रहा है तो आई थिंक यू शुड गेट इट रीडन. उसको डाउट करना चाहिए अपनी रिपोर्ट पे, यार एक बार और कराता हूँ 1 महीने बाद. तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी रहती है हमारी लाइफ में. अब वो कितने लेवल पे है और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उस लेवल पे या नहीं कर सकते हैं, और यू नीड अ फार्माकोलॉजी इंटरवेंशन दैट मैटर्स. तो इसीलिए अगर हमने मान लो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को टिक कर दिया, मेटाबॉलिक हेल्थ को टिक कर दिया कि हाँ यार ये ब्लड मार्कर सारे ठीक है मेरे, और ठीक नहीं है तो फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड, आपने यूरिक एसिड की दवाई ली, विटामिन डी कम है, आपने उसके कैप्सूल्स लिए. लेकिन एक जो चीज हम इंडियन सोसाइटी में बिल्कुल नहीं करते हैं वो है फॉलो अप. आपने डॉक्टर को दिखाया, रिपोर्ट दिखाई, डॉक्टर ने कहा विटामिन डी कम है, उन्होंने कुछ रिकमेंड किया, आपने खाना शुरू किया. अब दोबारा आपने कब चेक कराया? नहीं करा. नहीं कराते. या तो कंटिन्यू लेते गए या फिर छोड़ दी. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. मानता हूं मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिनका विटामिन डी इशू था और वो विटामिन डी 6 महीने से ले रहे थे. आई कुड नॉट बिलीव इट. आई सेड आई विल गिव इट टू यू फॉर 2 बहुत months. ऊपर चला गया होगा. नहीं, नीचे ही रहता है वो अभी भी उनके रिपोर्ट में कम आ रहा है. अच्छा. दैट्स द सैड पार्ट. तो इसका मतलब क्या हो सकता है? ये नहीं कि डॉक्टर्स ने गलत बताया. इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो पर्टिकुलर सप्लीमेंट आपके ऊपर काम नहीं कर रहा. इट इज वेरी मच पॉसिबल. मेरी हाइपोथेसिस ये कहती है, जो रिसर्च में नहीं है, कि इफ इट इज नॉट कंबाइंड विद एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जस्ट अलोन supplementation of vitamin D or anything else is useless. Is not useless. It doesn't give you those benefits as it promises. Let's put it this way. तो जब मैं चेंज करता हूँ विटामिन डी की टैबलेट्स, जो कि एक मेरा लोकल वेंडर ने मुझे दी किसी क्लाइंट के लिए, उसके 100% रिजल्ट्स आए. उससे पहले मैंने ली थी, फिर मैंने किसी और क्लाइंट को दी, फिर मैंने दूसरे को दी, तीसरे को दी. एवरीवेयर इट इज वर्किंग. बिकॉज उसके साथ न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज. आई थिंक सो. इट इज नथिंग टू डू विद द ब्रांड, क्योंकि सब अपने न्यूट्रिशन और वो साथ में आ जाते हैं. तो आपने अगर उस चीज को अटेंड कर लिया और आपने 2 महीने के बाद आपने फिर टेस्ट कराया और आपने बोला कि यार मेरा ये विटामिन या मिनरल मैग्नीशियम कम था और मैंने ये मैग्नीशियम खाया और मैंने खाने के अंदर अपना मैग्नीशियम इस तरीके से बढ़ाया और मैंने एक्सरसाइज की, तो अब मेरा मैग्नीशियम लेवल क्या है. मैग्नीशियम वैसे कौन से फूड से बढ़िया? बहुत सारे फूड्स हैं सर. ये क्योंकि आपकी अपनी डाइटरी चॉइसेस हैं. आप गूगल करिए, सारे फूड्स आपको आ जाते हैं कि भाई आप कहाँ के हैं, वेजिटेरियन हैं, क्या हैं, उस हिसाब से आपका मैग्नीशियम मिल जाता है. लेकिन मैं कह रहा हूँ आपने मैग्नीशियम के सप्लीमेंटेशन भी लिया. सप्लीमेंटेशन इज नॉट बैड एट ऑल, लेकिन आपने उसको मेजर नहीं किया 2 महीने के बाद, जबकि वो मेजर खाली मैग्नीशियम भी हो सकता है. थोड़ा सा ब्लड लेके जाएगा, वो आपका चेक कर. आजकल गमीज आती हैं, मैग्नीशियम गमी, ये गमी, शिलाजीत गमी, बहुत सारी शिलाजीत, मैग्नीशियम मिक्स्ड मल्टीविटामिन. ये क्या स्टोरी है? देखिए, मल्टीविटामिन को तो जिसके एक ये ट्रेंड सा हो गया है, और मैंने किसी को कहते हुए भी सुना कि भाई मल्टीविटामिन तो सबको खा लेने चाहिए. ये वैसे $multi-billion इंडस्ट्री हो चुकी है. एग्जैक्टली. हाँ. तो वो इसीलिए हो चुकी है कि एक तो जनरल परसेप्शन इज दैट सबको खा लेने चाहिए. इट इज रॉन्ग. इट इज फंडामेंटली रॉन्ग. व्हाट डज इट इम्पैक्ट? आई टेल यू,
हमारी बॉडी का विटामिन डी इज अ परफेक्ट केस स्टडी फॉर इट. Hmm. Okay, this I don't think anybody actually would know this fact about vitamin D. Vitamin D initially, I think a year or 2 years back, जो रिपोर्ट्स में हमारी ब्लड रिपोर्ट्स में आता था उसमें रेफरेंस रेंज 40 से शुरू होती थी. करेक्ट. 40 प्लस. अब 30 हो गई है. अब 30 हो गई है. अब वो मेरे देखते देखते हुई है. मेरे भी In fact, I देखते. think I may have written about it, and this got changed after, not because I have written about it, but after the date I have written the article. तो क्या है कि एक तो हमारी जो स्किन टोन है, that makes 1/4 of the vitamin D as compared to a white guy. Number 1. Number 2, हमारे जो जेनेटिक्स म्यूटेशंस हैं और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से 3-4 चीजें मैंने आर्टिकल में सब मेंशन किया है. तो विटामिन डी हमने लिया यूएस की रेंज. यूएस की रेंज इंग्लैंड की रेंज से आधी है या डबल है, इन दोनों में से कुछ है. तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं और क्यों फॉलो कर रहे थे हम उस चीज को? हम अपने आप को क्यों नहीं देख रहे हैं? तो अब इससे क्या निकल के आया? फिर मैंने जब रिपोर्ट्स पढ़ी, अपनी भी पढ़ी और भी आई, तो मेरा ध्यान सिर्फ विटामिन डी पे रहता था. मैं कहा देखो ये क्या विटामिन है और ये क्या कर रहा है. बिकॉज अगर आप रिसर्च करेंगे, एआई से पूछेंगे व्हाट डज विटामिन डी डू, तो वो आपको इतनी बड़ी लिस्ट दे देगा कि आपको कहोगे यार ये नहीं खाया तो मर जाऊंगा मैं कल. हाँ. अब होता कुछ नहीं है, उसके एसोसिएशंस हैं, कहीं ना कहीं उसका रोल भी है ऑफ कोर्स, लेकिन वो कहाँ पर रोल शुरू है, वो कैसे मेजर करेंगे? वो वहां पे मेजर करेंगे कि आप ओवरऑल सब मार्कर्स हेल्दी हैं आपके, आप अच्छा खाना खा रहे हो. जैसे मैं हूं, सपोजिटली आई ईट वेल, आई एक्सरसाइज वेल, आई स्लीप वेल, तो मेरे सारे मार्कर्स मेरे ठीक है, और मेरा विटामिन डी आया 24. तो मैं इसको कम मानूं या मैं ये मानूं कि यार मेरे जीन्स के हिसाब से मेरा विटामिन डी 24 पे ही रहेगा, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द मार्कर्स आर ऑल गुड. उसकी कोई भी एसोसिएशन ठीक नहीं है मेरे केस में, जहां पे भी वो एसोसिएटेड है. तो इस वजह से विटामिन डी की टैबलेट इतनी बड़ी है. उसका मैं नुकसान बताता हूं, जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था, कि हमारे यहाँ एक बैलेंस है हर चीज का, हर विटामिन का, हर कंपोनेंट का, हर एंजाइम का, कोई ना कोई बैलेंस है हमारे पास. उस बैलेंस में आपने ये मान लो कि कार के 4 टायर है, एक में ज्यादा हवा भरवा दी आपने, तो इम्बैलेंस चलेगा वो. तो बॉडी तो इम्बैलेंस होगी ना. अब विटामिन डी अगर आप फोर्सफुली बढ़ा रहे हो, उसको चलना 24 पे है, आपने उसको 35 ले गए, 40 ले गए, तो उसके रिपरकशंस होंगे ही होंगे, बिकॉज इट विल नाउ इंटरफियर विद अदर बायोकेमिकल प्रोसेसेस. व्हाई? बिकॉज इट इज एक्स्ट्रा इन द सिस्टम. एंड व्हाट अबाउट B12? एवरीथिंग जो आपकी B12 का भी यही इशू है. नहीं, B12 का तो नेचुरल इशू है, बिकॉज हमारे डाइट्स में कम है. हाँ. तो इस वजह से B12 कम रहता है. और वो भी अगर हाई चला गया वो भी प्रॉब्लम करेगा. अगर देखिए जो रेंज है उससे हाई तो किसी का होता ही नहीं, बट जबरदस्ती नहीं लेना. मेरा हुआ है, हाई हो गया था ज्यादा. हाँ. तो मेरा बहुत लो था, रेंज से बहुत लो था, मिनिमम से भी नीचे चला गया था, 100 से भी नीचे था, बहुत नीचे, 80-70 पता नहीं क्या था. तो मेडिकेशन दी और उसके बाद उससे भी स्लो बढ़ रहा था. एंड आई एम नॉन वेजिटेरियन, तो स्टिल स्लो बढ़ रहा था. तो फिर उसके बाद इंजेक्शन दिए, ठीक है. और उसके बाद ना मैंने वो मेडिकेशन छोड़ी नहीं. उसका जब नेक्स्ट टाइम कराया तो रेंज से ऊपर था, मैं पता नहीं क्या 2000 पता नहीं कुछ. वो गलत है, वो गलत है. फिर उसको डॉक्टर ने बोला क्या कर रहे हो तुम. 6 महीने तक खाता रहा मैं. एग्जैक्टली, वो गलत है. फिर उसको डाउन साइज करके लाया. तो वो ऊंचा होना भी प्रॉब्लम है. बिल्कुल, हमारी बॉडी का एक होम्योस्टेसिस है, बैलेंस है. जब आप आर्टिफिशियली बाहर से कोई चीज स्टिमुलस दे रहे हो उसको, तो हम बाहर से दे रहे हैं, इंटरनल नहीं है वो. और बाहर से जब दे रहे हैं तो हमें ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी बॉडी का सिस्टम क्या है, बैलेंस कहां पर है. इट हैज टू बी इन इक्विलिब्रियम. इट कैन नॉट गो हाई ऑन वन एंड लो ऑन द अदर. तो जो भी चीज हमारी बॉडी में हाई होगी वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है. तो आप मेरे को एक चीज बताओ, जैसे आपने ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली, यूएस का कुछ और है, यूके का कुछ और है. तो अभी जो इंडिया में जितने भी टेस्ट होते हैं वो कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, यूएस, यूके या कुछ इंडिया का भी है? नहीं, इंडिया का भी अपना सिस्टम्स है, हमारे अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो करते हैं. नहीं, जो मैंने समझो मैक्स हेल्थ केयर से या कहीं से भी ब्लड टेस्ट कराए, जो उसमें रेंजेस मेंशन्ड है, वो रेंजेस कौन सी है, इंडियंस के हिसाब से या यूएस यूके के हिसाब से? अब ये मेरे को, मैं अब सर्टेनली नहीं कह सकता. कुछ चीजें तो हमारे यहाँ वेल रिसर्च होंगी, आई एम श्योर. कुछ चीजें वहाँ की वेस्टर्न की होंगी, बिकॉज वो रोडेंट्स और माइस और इनके ऊपर रिसर्चेस होती हैं, तो उसके हिसाब से वो
ग्रैस्प करते हैं तो वही चलती हैं स्टैंडर्ड, इसीलिए रेंज बहुत बड़ी होती है कई अच्छा, जगह पर। अब इस पे मेटाबॉलिज्म में एक चीज और बताओ, विमेन मेटाबॉलिज्म और मेन में फर्क है? कोई फर्क नहीं है। और अगर अम, कोई फीमेल है जिसके अंदर उतना ही मसल मास है जितना मेरे में है, हम्म। तो उसके अंदर वो उसको उतनी कैलोरीज चाहिए जितनी मुझे चाहिए जीने के लिए। कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है, एज लॉन्ग एज यू कैंसिल आउट द मसल मास एस्पेक्ट। ओके। हाइट, ऑफ कोर्स, हाइट, हाँ। हाइट मसल मास, हाँ, क्योंकि वो सारा सारा सब जो जो vitals स्ट्रक्चरली हैं, है आप। जो स्ट्रक्चरली। अब है क्या कि हम से फीमेल्स की बोन, हम्म। हाइट और मसल मास सब चीजें कम होती कम हैं। होती है। तो आप उसी को प्रोपोर्शनली कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल एक समझ। प्रोटीन का स्टैंडर्ड क्या है कि भाई अमेरिकन स्टैंडर्ड इज बिटवीन 0.8 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट टू 1.6 ग्राम्स, राइट। अब 0.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट है। अब आपका बॉडी वेट कितना है उसके हिसाब से आपको लेना है। बट क्या वो ज्यादा हो जाएगा अगर किसी आदमी में फैट ही बहुत ज्यादा है? आई थिंक सो, बिकॉज ये तो मसल मास का खेल है, ये उसका खेल थोड़ी ना है वेट का। तो आई डोंट थिंक दैट इज एक्चुअली फेयरली एक्यूरेट इन दैट सेंस, बिकॉज अगर कोई ओबीज है या ज़्यादा, जैसे फीमेल्स जनरली वुड हैव लॉट ऑफ फैट ऑन देयर थाइज, हिप्स, और समटाइम्स दे हैव देयर फेस, आर्म्स, तो वो सब फैट स्टोर्स हैं। तो वो जेनेटिकल है, किसी को कहीं है, किसी को कहीं है, किसी के कहीं है। बट आप उसके हिसाब से आप, आई थिंक द स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन इंडिया का तो मुझे नहीं पता क्या है उनके गवर्नमेंट की तरफ से, बट आई एम श्योर इट इज अबाउट 0.8 और 0.7 ग्राम्स पर किलोग्राम। तो आप उतना अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आपका प्रोटीन इंटेक पूरा अगर होगा। आपने बोला कि अगर वो फैट के हिसाब से नहीं है, और अगर किसी की बॉडी में समझ लो किसी का 70 किलो वेट है और मैक्सिमम फैट ही है, और 0.8 के हिसाब से फिर वो 56 ग्राम उसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? हाँ, बिकॉज उसको प्रोटीन की जरूरत है, इसलिए क्योंकि उसका मसल मास नहीं है उसके अंदर। हाँ, तो वो लेगा और उसको रिड्यूस कराएगा। हाँ, लेकिन क्या वो ले सकता है? हम्म। एपेटाइट। हम्म। ये कहना तो मैं, गूगल आज के दिन सब जवाब दे देगा आपको कि कौन से खाने में, वेजिटेरियन खाने में प्रोटीन ज्यादा है। पर खाएगा कौन? इतना कौन खा सकता है? जो आदमी एक कटोरी दाल खाता है, आप उसको बोलो 3 खानी शुरू कर दे यार, प्रोटीन तेरा बराबर आ जाएगा, तो वो 3 दाल कैसे खा लेगा? मेरा 3 जैसे तो कटोरी। खा ही लेगा, बट बहुत जो सारे नहीं जिनके खाएंगे। एपेटाइट है वो खा लेंगे, जिनके जो हाँ। वर्कआउट करते हैं एपेटाइट अच्छी है वो खा लेंगे। और मैं लेता हूँ वे प्रोटीन, मुझे तो कारण ही मेरा वे प्रोटीन लेने का ये है कि मेरा एपेटाइट कम है। हम्म। ये नहीं कि मैं बना नहीं पा रहा उतना, उतना मैं ले रहा हूँ जितना चाहिए, बट ऑफ कोर्स आई कीप इंक्रीजिंग माय मसल मास। कुछ कुछ रिसर्च चलती रहती है बॉडी के ऊपर, तो वो चलता रहता है। और जो विमेन में कैल्शियम और आयरन डेफिसिट होता है, ठीक है, इज इट एक्चुअली में होता है या वो भी एक हाइप है? नहीं नहीं, वो कम होता है, और बहुत सारे उनके बहुत बहुत कुछ है कारण है। आपको शायद जानकर हैरानगी होगी, द स्ट्रेस लेवल, द स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल इन वुमेन इज प्रोबेबली 4 टाइम्स देन मेन। वाओ। तो ऐसे ही थोड़ी ना वो स्ट्रेस लेती है। अच्छा। देयर इज अ रीजन फॉर इट। अब Okay. वो जेनेटिकली है। हम्म। So that's why people generally would say men are cool, but they don't understand the reasons for it. ऊपर से the family obligations, the stress of kids, and the stress of family per se, kitchen per se, बहुत कुछ है ना उनके लिए। तो एक तो स्ट्रेस हार्मोन वैसे ही ज्यादा है, हेरिडिटरी, और फिर ये काम करके और ज्यादा कर देता है। अब जब आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा तो वो कहीं ना कहीं फिर ये खलल डालता है, और वो उसके कारण आपके आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी भी हो सकती है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी भी हो सकती है, ये सब हो सकते हैं। बट टू आंसर द ओरिजिनल क्वेश्चन, वेट गेन भी हो सकता है इसका? बिल्कुल, वेट गेन तो स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन है। इसमें 2 होते हैं, देखिए, स्ट्रेसफुल ईटिंग बोलते हैं जिसे हम। हाँ। तो आपने मूवीज में देखा होगा कि वो दिखाते हैं कि यार मैं स्ट्रेस में हूं हाँ, तो और मैं आइसक्रीम खा रही है। खाते रहते हैं। हाँ। पर आप जब ऑब्जर्व करना कभी अपने आप को, उससे उल्टा होता है। जब आप स्ट्रेस में, तो आपको भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगेगी, खाओगे नहीं आप। आप मीटिंग में है, टेंस फोन कॉल में हो, 4 घंटे की फोन कॉल तो चल आप भूल जाएगी, जाओगे खाना। आप खाना भूल जाओगे, आपको खाने का याद ही नहीं आएगा, बिकॉज यू आर इन सो मच ऑफ स्ट्रेस। तो वो भी 2 तरह की स्ट्रेसेस हैं, राइट। तो व्हेन द स्ट्रेस इज कमिंग विद डोपामिन, लॉट ऑफ डोपामिन, एक और न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा, जिसको ये कह लो कि
क्या बोलते हैं उसे कि भाई रिवॉर्ड के लिए होता है, कि वेटिंग फॉर समथिंग, एक्साइटमेंट, जोश जिसे बोलते हो आप हिंदी में। जिसके ऊपर पूरी सोशल मीडिया इंडस्ट्री चलती है। हाँ जितने ज्यादा लाइक आए उतना डोपामिन एग्जैक्टली, हाई वो गया। डोपामिन हाई करता है आपका। हाँ। तो वो डोपामिन हाई के साथ हाई स्ट्रेस भी तो हो सकता है। हम्म आई एम गेटिंग इनटू अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंटरव्यू, हम्म it can change my life, हम्म so my stress is also high, but I am so So excited, glad, हाँ। excited about this happening, तो डोपामिन वैसे ही ऊपर चला तो गया। dopamine वैसे ही ऊपर हो गया। The second is when it comes with stress, with cortisol। हम्म तो यहाँ पे अब आपका डोपामिन है, स्ट्रेस में भी है, बट यहाँ कोर्टिसोल ज्यादा है। वहां कोर्टिसोल स्ट्रेस कम है, डोपामिन ज्यादा है। सो दैट स्टेट इज ड्रिवन बाय डोपामिन and this state is driven by your cortisol level. So now depending on which one you are at, you may end up not eating at all, or you may end up hogging on to something which you don't want to eat even. जैसे हम enthusiasm में, parties में, you end up eating a lot and drinking a lot beyond your capacity, क्योंकि वो डोपामिन dopamine is high, that is a dopamine driven state। खुशी खुशी में खुशी सब खुशी में आप खाए ले जा लेते रहे हो। हो। हाँ। वहीं पे कहीं टेंस है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ हो गया, आप हॉस्पिटल जा रहे हो, यू नेवर फील हंग्री, यू क्योंकि कॉर्टिसोल हाई हो गया। एग्जैक्टली। तो ये इतने सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है कि इसके अंदर ये कहना कि इसकी वजह से ये होता है, ये बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आई थिंक टेस्टिंग इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो आपने जितने भी अभी तक हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, आप टेस्टिंग के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो किसी को भी अपने सारी टेस्टिंग कितने आफ्टर एवरी हाउ मेनी मंथ्स करानी नहीं, चाहिए? ऐसा नहीं है। आप देखिए, जब तक आप टेस्टिंग नहीं कराएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं पता लगती। अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आप नहीं टेस्ट कराना चाहते, आपके ऊपर है। पर 50 के बाद आदमियों को करानी चाहिए और 40 के बाद वुमेन को करानी चाहिए। आजकल तो मुझे लग रहा है 30 के बाद ही आदमी को करा लेना चाहिए। अगर कुछ वियर्ड हो रहा है उनके साथ, किसी का मसल मास नहीं बढ़ रहा है, गिर रहा है, किसी का वेट लॉस हो रहा है, किसी का बहुत ज्यादा फैट ऐड हो रहा है फॉर नो राइमर रीजन, कि मैं तो 2 रोटी खाता हूँ यार, मेरे को तो पानी भी लगता है, आपने सुनी होगी ये कहावत। तो ये क्या हो रहा है? ये सब मेटाबॉलिक मशीनरी का खेल है। वहां गड़बड़ है। वहां गड़बड़ कैसे पता लगेगी जब तक आप टेस्ट नहीं कराओगे? तो मेरा थंब रूल है, मैं किसी क्लाइंट को भी आज तक मैंने कोई न्यूट्रिशन थेरेपी नहीं की जब तक वो मेरे को ब्लड रिपोर्ट नहीं दिखाता है अपनी, बिकॉज देन यू आर गेसिंग। अब गैसिंग भी कैसे करोगे? कोई आदमी इतना मोटा आपके पास आया, वो कहता है सर मैं 2 रोटी दिन में खाता हूँ, 2 रोटी शाम को खाता हूँ, सुबह में ही खाता हूँ। तो यार ये तो कुछ ज्यादा नहीं है। तो आप क्या बताओ उसको? कीनवा खा ले, एवोकाडो खा ले, तो ये तो नहीं चलेगा ना। नॉर्मल आदमी के ऊपर असर नहीं करती है। आपको तो उसी दाल रोटी में, उसी किचन से उसके लिए न्यूट्रिशन ढूंढना है। दैट इज द चैलेंजिंग, एट द सेम टाइम वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग एस्पेक्ट फॉर मी, कि यार इसमें से क्या करो, अब इसके साथ क्या करो, ये अलग ही प्रॉब्लम लेके आया है। एवरी क्लाइंट कम्स विद अ यूनिक इशू। तो मेटाबॉलिज्म अपना इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या 1-2 चीजें आप रेकमेंड करोगे? जैसे मैंने कहा कि एक तो टेस्टिंग बहुत जरूरी है उसके लिए, और स्पेशली वुमेन को मैं बोलना चाहता हूँ, बिकॉज यू स्टार्ट गेटिंग इनटू मेनोपॉज एट 42-43, यू मस्ट गेट योर टेस्टिंग डन वंस बिफोर दैट, एंड ड्यूरिंग द मेनोपॉज ऑफ कोर्स यू आर टेकन केयर बाय योर डॉक्टर्स, तो वो अपने आप ही सब कुछ चेक करते रहते हैं। तो उनके लिए तो 40 से होना चाहिए। आदमी के लिए कंपल्शन होनी चाहिए आई थिंक 50+, यू मस्ट गेट इट डन। क्योंकि कई बहुत छोटी छोटी चीजें जो आप बहुत छोटी छोटी चीजों से ठीक कर सकते हैं, तो वो तभी पता लगेगा जब आपका सिस्टम में क्या है। और जिसको जो न्यूट्रिशनल थेरेपी करता है, I think there's a difference. I at least consider there's a difference between dietitian and nutrition therapist. Dietitian works with you for a target. आप उसके पास गए, आपने कहा मुझे वेट लॉस करना है, पहुंच गए एक जगह। जैसे ये स्टार्स और ये सब फिल्म स्टार्स आप देखते हैं कि भाई मेरे को वेट लॉस करना है। तो नाउ डाइटिशियंस जॉब इज कि नो मैटर व्हाट दे डू, कीपिंग द न्यूट्रिशनल इंटैक्ट, होपफुली, कि वेट कम कर दो इसका। व्हेन द सेम पर्सन कम्स टू मी, आई डोंट लुक एट वेट एट ऑल। आई से वेयर इज द प्रॉब्लम फर्स्ट, लेट्स रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। मुझे तेरा यूरिक एसिड ठीक करने दे, वेट अपने आप ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। आई डोंट इवन लुक एट द वेट, आई आस्क देम टू मेजर इट मेरे सामने, उसके बाद मैं उसको फैट कंपोनेंट को देखता हूँ। मुझे वेट से कोई मतलब ही नहीं है, कितना वेट है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपका फैट ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड बिकॉज आई डो नॉट हैव लैब्स फॉर दिस, सो आई टेक अ विजुअल कॉन्फर्मेशन कि एक फोटो पहले एक फोटो बाद में।
जब विजुअली कन्विंस्ड हो जाओ आप कि हाँ हो गया है, तो वो आपको वेइंग स्केल पे भी दिखेगा, वो आपको कपड़ों में भी महसूस होगा, वो सब जगह महसूस होगा. सो दिस इज लाइक अबाउट मेटाबॉलिक मशीनरी. तो एक तो ये आप टेस्टिंग करके, एंड यू नीड टू फाइंड योर ओन वेज. यू मे रिक्वायर सप्लीमेंटेशन, यू मे नॉट रिक्वायर, दैट इज अप टू यू. थर्ड आते हैं मस्कुलर स्केलेटल एस्पेक्ट पे. उसका मतलब है कि जो मैं पेन की बात करता हूँ कि एवरी सेकेंड पर्सन टुडे अबाउट द एज ऑफ 50 कह लो इज रीलिंग विद सम काइंड ऑफ पेन. और वो परसिस्टेंट पेन है, वो कभी कभी आने वाला पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, सर्वाइकल. तो लाइक जैसे मैंने पहले समझाया कि हमारी बॉडी अडाप्ट हो जाती है, तो हमारी बॉडी पेन के भी अडाप्ट हो जाती है. पता नहीं चलता पेन है. हाँ, तो वो भूल जाते हैं उसको. तो हमें उसको भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स द फाउंडेशनल पिलर ऑफ हेल्थ. आप क्या कहना चाह रहे हो कि अगर आपको 40-50 साल में सर्वाइकल का पेन है, नेक पेन है, और आप उसे ठीक नहीं कर रहे हो या ठीक नहीं हो पा रहे हो, व्हाट यू आर लुकिंग एट इज अ वेरी वेरी पुअर ओल्ड एज. बिकॉज वो तो वहां शो अप हुआ है, अभी तो बाकी जगह भी आएगा. फिर चलोगे कैसे? अगर आपका चलना फिरना उठना बैठना ही बेड से कम हो गया या खत्म हो गया, देन आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ अ वेरी हेल्दी लिवर और मसल, यू आर ऑफ नो यूज. यू कांट टेक यूज ऑफ दोज थिंग्स. तो इसलिए मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज, कोई भी पेन परसिस्टेंट है, तो योर फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन इज फिजियोथेरेपिस्ट. पीपल हेजिटेट टू गो टू देम, आई डोंट नो व्हाई, बट दे आर योर फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन. आप फिजियो ढूंढिए अपने घर के आसपास, रिलीफ पाइए. अगर रिलीफ नहीं हो रहा है, इन मैनी केसेस द पेन कम्स बैक, फिर आपके फाउंडेशन में प्रॉब्लम है, खाने पीने में प्रॉब्लम नहीं. फाउंडेशन एज इन लाइक आपके Physical- स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम. आपके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम. So I call myself a structural therapist also, and that's why I take those complicated cases in my clinic. मेरे पास ऐसे केस भी आते हैं जो फिजियो के पास गए ही नहीं आज तक, मैं लेता ही नहीं वो. मैं बोलता हूँ पहले फिजियो के पास जाओ, हो सकता है वो ठीक कर दे, उनका काम है. वो ठीक नहीं करेंगे तो अब आपके पास कोई चारा भी नहीं है. तो नाउ आई कैन लुक एट इट एंड आई कैन डू इट फ्रॉम अ स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव. अब इसमें एक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जब उनका फैट लॉस होता है तो बहुत सारा मसल लॉस भी हो जाता है. एग्जैक्टली. ऐसा क्यों है? राइट. अगर आपने आप 2000 कैलोरी पे चल रहे हो, गाड़ी आपकी, आपने 1200 खानी शुरू कर दी, तो आपको तो लग रहा है आपका शरीर चल रहा है, पर चलेगा कैसे वो? उसे वो तो खाना मसल चाहिए. खाना शुरू हो वो रहा आपके मसल प्रोटीन खाना शुरू कर देता है बॉडी में, तो आपका मसल मास कम होता जाता है. सो दैट इज व्हाई वेट लॉस इज नॉट नेसेसरली, एटलीस्ट इन इंडिया, ऑलवेज अबाउट कैलोरीज. इन मेनी पीपल, इन सम यस, जो ज्यादा खाते हैं, ऑफ कोर्स दे नो वो You have ज्यादा to खाते हैं. replace the food, that is the more एग्जैक्टली. important. आपको The kind of food you're eating, उसको रिप्लेस करना है आपने दूसरे से, हाँ और फिर चाहे कैलोरी सेम भी रहे, हाँ and then chances are that you'll have हाँ. कैलोरी का इतना देखो, कैलोरी का जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ है, दिखेगा आपको. हाँ ये आदमी ज्यादा खाता है, ज्यादा खाता है और उतना एक्टिविटी नहीं है उसकी. हाँ वो दिखता है. हाँ. बट मैं कह रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ केसेस डू नॉट ईट दैट मच, दे आर And नॉट still- ओवर ईटिंग. जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, हाँ पॉलिटिशियंस, एग्जैक्टली. ठीक है, आप पॉलिटिशियंस को देखो हाँ और आप उनके अगर करीब जाओगे, और बहुत सारे बिजनेस मैं पर्सनली जानता हूँ, कुछ नहीं खाते वो, बहुत कम डाइट होती है उनकी, लिमिटेड फूड खाते हैं, यस. मगर बहुत फैट है. वो क्यों? अब वो एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बताता हूँ. मैं एक ट्रेन करता हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी, तो एक है, उनका नाम तो नहीं बोलूँगा मैं, तो वो उन्होंने मुझसे एक दिन सवाल पूछा कि यार मेरे साथ ट्रेन नहीं करते वो, तो वैसे ट्रेनिंग करने आते. मैं मिला, उन्होंने कहा यार 15 दिन हो गए मुझे एक्सरसाइज करते हुए, 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ. तो मैं क्या कर रहा हूँ? तो आई सेड सर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है करते रहो. कह रहे ये क्यों नहीं कम हो रहा, ये मैं डायबिटिक हूँ, ये क्यों नहीं कम हो रहा वेट? तो अब इस पे ये आते हैं कि भाई एक्सरसाइज, खाली एक्सरसाइज से भी काम चल रहा है क्या? वो तब चलेगा जब आपकी मेटाबॉलिक मशीनरी हेल्दी है. दैट्स व्हाई इट इज अ पिलर फॉर मी. इसलिए मैं कहता हूँ इसको टिक करना उतना ही जरूरी है जितना कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को टिक करना. और उसके बाद मैंने बोला मस्कुलर स्केलेटल. अब कहीं पे भी स्ट्रेस होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, सपोज करो आपको यहाँ नी में पेन है फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, वो सारी एनर्जी यहाँ लगा देगा इसको ठीक करने में. इसको ठीक करने में.
अब बाकी आप किस स्टेज पे हो, क्या हो रहा है बॉडी के साथ, उसको कुछ नहीं मिल रहा बाकी। हाँ, तो आप यू स्टार्ट गेटिंग वीकर। हम्म। तो इसलिए पेन के साथ रहना शुरू शुरू में, जवानी में आपको नहीं पता लगता है, यू से हाँ इट्स ओके यार, हो जाएगा ठीक। पर एक चीज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि फिजिकल पेन अपने आप नहीं जाता है, वो कोई एक्सेप्शंस होते हैं, बाई चांस के कुछ उन्होंने किया होगा जाने अनजाने, उसने उनके ऊपर काम कर दिया और वो ठीक हो गए। फिजिकल पेन जाएगा जब आप उसके लिए एफर्ट करेंगे, उसके बिना नहीं जाता। उसके बिना नहीं मेरे को जाएगा। बहुत और इंजरीज हुई हैं, हाँ, नहीं उसमें भी नहीं रूट जाता। कॉज में जाना पड़ेगा आपको। अब मैं ये आर्ग्यूमेंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत जिम के स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर मेरे शोल्डर में पेन है। तो आई सेड यार ये कुछ ज़्यादा है तेरा मस्कुलर इम्बैलेंस, तो 3-4 दिन तो कम से कम मेक श्योर दैट यू डू नॉट लिफ्ट वेट्स। हम्म। मैं तो रह ही नहीं सकता बिना वेट उठाए। बगैर हील किए वो चले जाते हैं और वो वर्स हो तो जाती मैं है। उनका केस ही नहीं लेता, मैंने कहा मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। तो आप तो ये कह रहे हो कि आप जाओगे तोड़ोगे, मेरे पास आओगे, मैं ठीक करूंगा, फिर जाओगे फिर तोड़ोगे, ये कौन सा मॉडल से चलेगा फिर? हम्म। तो ये तो आपको छोड़ना पड़ेगा हम्म। जितने भी दिन मिनिमम। हम्म। तो वो लोग नहीं छोड़ते हैं, वॉक नहीं छोड़ते हैं, बहुत रेजिस्टेंस है अपने आप ही है, वो अच्छी रेजिस्टेंस कि यार मैं तो वॉक करूंगा यार, मैं बिना वॉक के नहीं रह सकता, पर वो नो मैटर बगैर माई नीज पेनिंग। पेनिंग। तो मेरा एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, बहुत साल पहले लोधी गार्डन में मैं किसी को भी ट्रेन करता था, तो किसी के एक फीमेल क्लाइंट थी, तो उन्होंने कहा कि सर आप मेरे नी में इशू है, आप देख लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि भाग के दिखाओ या रन करके दिखाओ। तो मैं रन किया उनके साथ, तो मुझे लगा कि हाँ इनके बायोमैकेनिक्स की वजह से इनको पेन आ रहा है। तो मैंने उनको कहा यार रनिंग छोड़ दो 1 हफ्ता 10 दिन, फिर देखते हैं इसको क्या आगे क्या टैकल छोड़ी नहीं करना होगी है। उन्होंने। तो मैंने कहा फिर कल मिलके बात करते हैं। तो अगले दिन वो मेरे को ट्रैक पे रनिंग करते हुए मिली। तो मैंने उनसे बात ही नहीं की उसके बाद। मैं कहा जब आपको अगर वो सोल्यूशन जो मैं देना चाह रहा हूँ वो नहीं लेना चाहते हो, तो इसका कोई इलाज नहीं है, आप इवेंचुअली सर्जरी कराओगे आप कल को जाके। उमेश जी मेरी बड़ी सारी इंजरीज हुई हैं। एक एक बार आज से बहुत 15 साल नहीं, एक पहले। बात खत्म करता हाँ। हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये बहुत गलत मैसेज है ये सोसाइटी के अंदर। इफ यू रन अ फुल मैराथन हम्म। you have lived full life. If you have run a half marathon, you have lived half of your life. मैं तो 1/4 ही भागा हूँ एक बार। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ये जोश न्यूज़पेपर एड से और लोगों के अंदर डाल देते हैं, मैं इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। आई हैव रन अबाउट 8 or 10 हाफ मैराथन्स एंड मैराथन्स, बट मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ, बिकॉज आप ये नहीं समझते कि ये आपकी तो, बॉडी बनी हुई है उसके लिए या हाँ, नहीं। ये तो प्रण आपने ले लिया कि हाँ। मैं करूंगी, वेरी गुड, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ब्रिलियंट। पर आपको ये करने में अगर आपको भागना ही नहीं आता है, हम्म। आप ओवरवेट हो, हम्म। तो पहले तो आप वेट को कम करो, उसके बाद भागने चालू करो। फिर भागना चालू करो, फिर भी ये देखो कि 15 दिन 20 दिन में कहीं पेन तो नहीं आ रहा है, और अगर पेन आ रहा है तो हाफ मैराथन के सपने को 1 साल आगे कर दो। ये कोई हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं है, वाकई में हाफ हो जाएगी आपकी रियलिटी में भी। मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा सिंगापुर में एक बार एक्सीडेंट हुआ, 2010-11 की बात है। मी एंड माई सन वर देयर, और मेरा शोल्डर, ये राइट शोल्डर डिसलोकेट हो गया, और बहुत बुरी तरह से। आप ये समझिए कि ये जो सॉकेट से निकल के ये यहाँ था, और यहाँ से और यहाँ के बीच में सिर्फ मसल था, हड्डी नहीं थी। और ऑब्वियसली उन्होंने जो भी फिक्स किया, मुझे वहाँ हॉस्पिटल में ले गए और उन्होंने फिक्स करके किसी तरह से सेट सूट करके कि वो वहाँ से निकालना चाहते थे, 1-2 दिन बाद मुझे भेज दिया। मैं यहाँ पहुँच गया। आई वेंट टू अ वेरी सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन इन सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल। और मेरा पहला सवाल ये था, पहले मैं एक डॉक्टर के पास गया, मैं आई विल नॉट नेम हिम, गुड़गांव में ही मैं उनके पास गया। तो मेरा पहला सवाल ये था, क्या बोलते हो बहुत ज़्यादा है ये वो। मैंने कहा क्या मैं गोल्फ खेल पाऊँगा? मेरे 2 ही शौक हैं, लिफ्टिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, और एक गोल्फ खेलता हूँ। तो बोलता प्रे टू गॉड। मैंने कहा यार अगर प्रे तो करूँगा मैं गॉड के, आपके पास किस लिए आया हूँ? फिर आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो मैं वो सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल में डॉक्टर मैथ्यूज हुआ करते थे, उनके पास गया, वेरी सीनियर ऑर्थोपेडिशियन। उन्होंने देखा, मेरा सवाल वही था, उन्होंने मूवमेंट कराने की कोशिश की। मेरा तो उस समय ये कंडीशन थी कि यूं हाथ था ऐसे हिलना, जैसे अभी क्रिस वोक्स की हालत थी क्रिकेट मैच में, सेम कंडीशन। उसको मैं देख के मुझे अपनी याद आ रही, हिल भी नहीं पा रहा था और सुपर पेन थी।
तो करीब जितने भी शोल्डर मसल के और आर्म मसल के जितने मसल्स और लिगमेंट हो सकते हैं सारे फट गए थे। तो उन्होंने मेरे को बोला, विपिन, यू विल बी एबल टू लिफ्ट वेट्स, यू विल बी एबल टू प्ले गोल्फ, ओनली ऑन वन कंडीशन, you will have to follow whatever I say and whatever exercises I give you and whatever precautions I give you for 6 months. 3 months you won't be able to drive. You can't write. 3 months later you'll be able to drive and you'll be able to write right hand से. मैं तब तक कुछ लिखना हो बोलता है या तो लेफ्ट से ट्राई कर लो या किसी और से लिखवा लो, बाकी सब कर सकते हो आप। और आपको ये पूरी रेजीम फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप वो फॉलो कर सकते हो, 6 महीने के बाद मैं आपको खुद बोलूंगा जाओ गोल्फ कोर्स पे, और 9 महीने के बाद मैं आपको बोलूंगा जाओ अपना पहला पुशअप मार लो। करेक्ट। मैंने उनकी बात सुनी, प्लस मेरी एक फ्रेंड थी जो कि प्लांट बेस्ड मेडिसिन पे काम करती हैं। उन्होंने मेरे को बोला मैं आपको मेडिसिन दूंगी, प्लांट बेस्ड है, कोई उसका वो नहीं है, क्या नाम है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप लेते रहना। मैंने ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि जी ले लूं? बोले हाँ जी ले लो। मैंने तो कोई दवाई नहीं देनी, मैंने सिर्फ आपको एक रिजीम देनी है। उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस दी। मैं, आप ये समझो कि एक डोरी को मैं सामने लगा के उसको ऐसे 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 करता रहता था, बस इतना कि 2 इंच ऊपर जा सकते हो, 2 इंच नीचे, फिर ऐसे करते 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 precisely 6 months later he told me, go hit 20 balls tomorrow, don't hit 21. मैं गया, मैंने 20 मारी। नेक्स्ट डे बोलते जाके 30 मार के आओ। 6 महीने के बाद मैं वापस गोल्फ पे आ गया, 9 महीने के बाद मैं वापस वेट्स पे आ गया। आज मैं पूरी तरह से स्नैच, स्नूच, वो जो आप बोलो सब कुछ कर सकता हूँ, फुल गोल्फ खेल सकता हूँ, फुली फंक्शनल, कोई इशू नहीं है। Because you followed. I followed. Exactly. It took a lot of patience on my part. Yes. And ये मेरे को भी आता था, कोई नहीं, थोड़ी पेन है कर लेते हैं, थोड़ी पेन है कर नहीं, लेते वो समझते नहीं एक्चुअली। और वो दिमाग मानता नहीं था। बट उनकी रिजीम फॉलो करने से अब इतने साल में सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, मतलब क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि आपका जब कोई चीज बिगड़ी हुई है कहीं से भी, मस्कुलर स्केलेटल माने आपको पेन है, किसी वजह से है वो, तो उस वजह को आपने करेक्ट नहीं किया तो आपका पेन क्या होगा, बढ़ेगा ही ना। करेक्ट। या कहीं और आ जाएगा। ये स्पोर्ट्समैन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है ये भी। मतलब एक गोल्फर था यंग, उसको बहुत सारे इश्यूज थे फिजिकली एंड अदरवाइज ब्रिलियंट एक्सेप्शनल टैलेंट। तो मैं उसको समझाता था, मैंने कहा यार ये थोड़े दिन छोड़ना पड़ेगा तेरे को, लेट्स रेक्टिफाई द बॉडी एनाटॉमी फर्स्ट, गेम वहीं रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट, द गेम विल नॉट गो एनीवेयर। बट ही वाज नॉट ओके विद इट एंड आई डिड नॉट टेक अप हिज केस आफ्टर दैट। ही गेव मी 5-6 days, हमने जो काम करना था कर दिया, बट आफ्टर दैट ही सेड I want to continue and I want to continue coming to you. I said it doesn't work. There's no point in spending money because ये होगा ही नहीं, फंडामेंटली गलत है। तो यहाँ पे भी होता है कि कई बार हम फिजियोस को अप्रोच करते हैं किसी पेन के लिए, वो कुछ बताते हैं क्वेश्चन आपको या कोई डॉक्टर बताता है, हम लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं। दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन वाई वी कीप गेटिंग पेन। एंड द सेकेंड इज द फाउंडेशनल रीजन कि आपका फाउंडेशन ही नहीं है पेन का, और ये इसमें कुछ भी हो सकता है। मेरे पास एक अद्भुत केस आया, वर्थ मेंशनिंग है, एक लड़की का कि शी वाज हैविंग दिस पेन फॉर 15-17 years. 15-17 years? Yes, she had shown it to 12 doctors, I think. कहाँ था पेन? She had shown knee में. हाँ. Off and on. भागेगी तो पेन आ जाएगा. Then again the same thing. She ran half marathon or whatever. Continued with the pain. उसको लगा कि कम हो जाएगा, फिर आ गया, आता जाता रहा, वो ऐसे होता रहा. Finally she found me somehow on internet and she said, "You are my last hope because no doctor has any answer for me." और मैं देख रहा, मैं कहा हट्टी कट्टी ठीक ठाक एथलेटिक बॉडी में तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है यार? हाउ इज इट फॉर, मेरे लिए आई गेट एक्साइटेड व्हेन आई सी दोज केसेस। मेरे लिए बड़े अच्छे, मुझे वो लगता है, चैलेंजिंग लगते हैं। मैं कहा यार ये है कोई केस, बढ़िया केस आया है। तो आई ओके फाइन, आई जस्ट काइंड ऑफ स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। तो वो कहती है कि सर तीसरा दिन था, आई स्टिल रिमेंबर, या तीसरा सेशन था, एंड शी सेड सर डोंट माइंड, आई नीड टू टेल यू समथिंग। आई सेड या,
माई प्रॉब्लम इज विद द नी. मैं उसको नी को हाथ नहीं लगा रहा था. तो आई सेड आई नो योर प्रॉब्लम इज विद द नी. कहती नो आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज यू आर नॉट टचिंग माई नी. You haven't touched it. I said, don't worry, I will touch it when the time comes. Fourth day, I touched it and I could grab that little bone. It's called floating bone. तो उनकी बोन टूट गई थी और वो छोटी सी बोन जब वो यहाँ आ जाती थी आड़े तो दर्द होता तो था, दर्द होता था. वो अंदर घुस जाती थी तो दर्द नहीं होता था. और किसी ने कैच नहीं किया. किसी ने कैच नहीं किया. 15-17 ईयर्स. और मैं पहले दिन अगर नी को ट्रीट करता तो मैं भी कैच नहीं कर पाता. अच्छा. बिकॉज जब वो अंदर जा रही है तो कहीं मस्कुलरली भी तो कुछ गड़बड़ कर रही है ना. तो मेरे को तो वो मसल से इंटरेस्ट था. मैंने कहा व्हाई आर दिस मसल्स इम्बैलेंस्ड. यू आर अ गुड रनर, यू हैव बीन अ गुड एक्सरसाइज पर्सन. तो ये क्यों है? लेट मी करेक्ट दिस फर्स्ट एंड देन वी लुक एट द नी. मे बी द प्रॉब्लम विल कम. देन आई शोड हर, आई मार्क्ड ऑन द नी. आई सेड ये है, जाओ अभी सर्जन के पास, हैव इट रिमूव्ड एंड यू आर फाइन. रिमूव कराया उसने रिमूव कराया एंड शी इज हील्ड एंड हेल्दी. द पेन नेवर रिटर्न्ड. वाह. एंड इट वाज आफ्टर 17 years. तो कई बार ऐसे हो जाता है कि हमें ये नहीं पता होता कि कहाँ जाना है. वो भी एक वो है, लेकिन फिर भी आपको एफर्ट नहीं छोड़ना चाहिए ठीक होने का. दिस इज व्हाट माय प्राइमरी कंसर्न इज. पीपल लीव इट. डोंट लीव इट. पीछे पड़ जाओ उसके कि क्या है ऐसा. लेट मी फाइंड अ स्पेशलिस्ट फॉर इट. लेट मी फाइंड अ ट्रेनर फॉर इट. लेट मी फाइंड अ आयुर्वेदिक गाय फॉर इट. लेट मी फाइंड अ होम्योपैथी फॉर इट. उसके पीछे पड़े रहो, कोई तो सोल्यूशन. लोग इग्नोर कर लेते हैं उसको. अब लोग उसके साथ अपने वर्क प्रेशर के साथ अपनी लाइफ में फिर बिजी हो जाते हैं एंड दे डू नॉट पे अटेंशन टू इट. एंड दैट इज व्हाई यू सी नी सर्जरीज आर बीइंग पब्लिश्ड एज इफ कि बाय वन गेट वन टाइप्स. लिटरली कि एक नी का पैसा इतना है, अगर दोनों रिप्लेस कराओगे तो उसमें हम डिस्काउंट दे रहे हैं. व्हाट द हेल आर यू, लोग ले भी लेते हैं. व्हाट द हेल आर यू डूइंग मैन. तुम नी रिप्लेस कर रहे हो यार, तुम कोई टीवी थोड़ा बेच रहे हो. बट दिस इज व्हाट इज कम डाउन टू. तो एक चीज और बताओ बिफोर वी मूव टू द माइंड. मेरा एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन है जो इस समय बहुत सारे सेलिब्रिटीज उनको प्रमोट कर रहे हैं. वो है ओजेम्पिक और वो मोडेना व्हाटएवर दिस थिंग, द फैट लॉस ड्रग्स. ठीक है. एंड उसके ऊपर बहुत सारी आर्ग्यूमेंट आ रही है कि एक तो आ रही है कि अनहेल्दी है, दूसरी आ रही है नहीं आप उसको अगर सही प्रोपोर्शन में लो, ऐसे लो वैसे लो. व्हाट इज दिस अबाउट? मतलब ये ठीक है क्या? ये एक्चुअली ओजेम्पिक इज आई थिंक सेकंड डिवीजन. उसके बाद एक थर्ड भी आ गई है, एक फोर्थ आ गई है. तो ये जनरेशन्स हैं इनकी. अच्छा, ये जनरेशन इस मेडिसिन की इसी उस पे चलते हुए, पाथवे पे चलते हुए. द प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच. जो बहुत ओबीज हैं, जो प्रॉब्लमेटिक में है, ले लो, कोई हर्ज नहीं है. दो चीज़ें अभी इसके बारे में साइंस क्लियर नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसके लिए रिसर्चेज लंबी चाहिए. एक तो क्या ये सारी जिंदगी लेनी पड़ेगी आदमी को? नहीं तो वापस आ जाओगे. क्योंकि अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग. यू आर नॉट अटेंडिंग टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. और ये क्या करता है, आप हैरान हो जाओगे. क्या करता है? ये वही करता है जो हमने 20 मिनट पहले समझाया, इंसुलिन को चेक करता है. दैट्स इट. तो ये क्या करता है, एक GLP-1 एगोनिस्ट है हमारी गट में. सो एंड दीज मेडिसिन आर GLP-1 एगोनिस्ट. तो ये जब आपने दी तो GLP-1 एगोनिस्ट जो दवाई है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 70 to 80% ऑफ इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पैनक्रियाज. वो उसको रोक लेती है, उसको रिलीज कर देती है. रिलीज कर देती है. जितना इंसुलिन आया उसने ब्लड शुगर करा पहले तो कम. उसके बाद इसका इफेक्ट है हंगर के ऊपर कि आपको भूख नहीं लगती है. तो द प्रॉब्लम विद इट इज which you see probably in these some of the stars that you शक्ल एकदम उड़ गई है actually because वो ढंग से नहीं ले पा रहे हैं. उन्हें ये तो किसी ने ज्ञान दे दिया कि ये इलाज है आपके मोटापे का, पर इसके साथ आपको क्या क्या करना चाहिए वो नहीं दिया. तो दिस कैन बी एक्चुअली अ वेरी प्रोडक्टिव मेडिसिन. इट्स अ सुप्रीमली गुड मेडिसिन, नो डाउट्स अबाउट इट, बट यू हैव टू डू सर्टन प्रोटोकॉल्स विद इट. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू रेजिस्टेंस ट्रेन. आपको जिम ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपका मसल मास कोई नहीं खत्म हो जाएगा. तो आपने जिम ट्रेनिंग की, उसके साथ आपको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा. हंगर आपको कम लग रही है, आपने कम किया, ठीक है, आपने पेट जो भी कम किया, लेकिन अब आपका फैट बिल्कुल कम होता जा रहा है. तो हाउ डू यू इंप्रूव योर एपेटाइट? अगर आप ये ले रहे हैं तो एपेटाइट इंप्रूव नहीं हो सकती. तो बहुत सारे कैवियाट्स हैं. सो दिस नीड्स टू बी मैनेज्ड बाय अ प्रोफेशनल. तो हाई रिस्क
है ये? हाई रिस्क नहीं है, बट कह भी सकते हैं हाई रिस्क है, क्योंकि एक तो बात पक्का है कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन अगर हम ज़्यादा करते हैं तो इट इज़ वेरी अनहेल्दी फॉर माइक्रो सॉरी इम्यून सिस्टम, प्रूवन. हम्म हम्म Unhealthy for brain, proven. Unhealthy for your skeletal system, bones, proven. Unhealthy for muscles, proven. तो जब इतने सारी अनहेल्दी है तो रिस्क तो है. नहीं, वो रिस्क इसलिए नहीं है कि अगर आप उसको व्हाट इफ आई कैन कंबाइन दैट विद अ हाई प्रोटीन वे एंड ट्रेन द गाय एंड नॉट लेट हिम वेट लूज. अगर वो इतना सब कुछ कर सकता होता तो फिर वो मोटा क्यों होता? एग्जैक्टली, तो वो एक आसान अगर वाली उसका माइंड इतना स्ट्रांग होता और वो ये हम्म। सब फॉलो कर सकता होता तो वो ओलंपिक तक पहुंचता क्यों? तो देखिए, जो जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ठीक है, अगर वो लेते रहें, और अगर उनको खाना ही नहीं खाना है, उससे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उनका, तो चलते रहेंगे, पतले रहेंगे, और क्या है उसका कोई. आई डोंट थिंक दैट्स द ओनली वे टू डू इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये एक्चुअल में ये जो ड्रग है ये बहुत पहले से अवेलेबल है. पीपल आर सरप्राइज्ड. इसकी जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग है वो 10-20 सालों से है, लेकिन किसी ने इसको वेट लॉस के लिए यूज नहीं किया. दिस इज ऑलवेज बीन ट्रीटेड फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंट पीपल, डायबिटिक पीपल, या लाइपोटॉक्सिसिटी को उसको कंट्रोल करने के लिए होता था ये. तो ये इसको किसी ने वेट लॉस के लिए नहीं किया. अब इन्होंने कुछ कुछ करके इसके अंदर अब वेट लॉस पे आ गए हैं ये. अब नेक्स्ट जनरेशन में मे बी दे आर टेकिंग केयर ऑफ प्रोटीन मसल्स, आई डोंट नो. तो अब वो तो फील्ड ऐसा है कि आप बनाते रहोगे, कुछ कुछ चलता रहेगा, लेकिन दवाइयों पे तो आना ही तब चाहिए जब आपका सारी ऑप्शंस आपके पास खत्म हो गई हैं. दैट इज माय आंसर टू दैट. उसी से आपका फाइनल चीज आती है माइंड. हाँ, वो एक्चुअली, अब वो माइंड कहाँ पे लिंक्ड है, ये बहुत जगह लिंक्ड है, क्योंकि आप, मेरे एक्सपीरियंस में, इफ यू आर नॉट सोल्ड हियर, यू कैन नेवर ट्रांसफॉर्म योर बॉडी, नेवर, इट डजंट हैपन. तो साइंस में एक टर्म है प्लेसिबो. तो वो रिसर्च में क्या करते हैं, मैंने कुछ बनाई गोली, तो मुझे वो गोली चेक करनी है, तो मैंने एक गोली में तो मीठा सा मिला के कुछ बना दी टॉफी, और एक में एक्चुअल मेडिसिन डाल दी. तो आपको तो एक्चुअल मेडिसिन दी, और दूसरे इंसान को वो दे दी मीठी गोली, दोनों ठीक हो गए. और दोनों ठीक हुए. और ये बहुत सारी रिसर्चेज हैं. तो इससे ये प्रूव होता है कि माइंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो हम साइकोलॉजिकली इंक्लाइंड हैं कुछ चीज़ों के लिए, सप्लीमेंटेशन के लिए. ये जो जिम में लोग हैं वे के लिए मैड, वो वही कारण है कि भैया जब तक वो नहीं लेंगे उनकी बॉडी नहीं बनेगी. बहुत सारे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं. इसलिए माइंड का भी हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका जो सोच है वो क्या है, क्या वो रूट कॉज तक जा रही है या नहीं जा रही है, क्या आप शॉर्टकट देख रहे हैं. तो वो आपको सब मालूम होना चाहिए कि आप शॉर्टकट देख रहे हो. लिसन डूड, आई ओनली वांट टू डू इट फॉर 30 days मैन. हाँ, करो, कुछ भी करो उसमें, कोई भी गोली खाओ, कुछ भी खाओ, जो आपको सूट करता है वो करो, लेकिन एक मैडनेस नहीं होनी चाहिए. जैसे मैं एक टिपिकल एग्जांपल देता हूँ, प्रोटीन की लास्ट बात करते हैं, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, हाईली मिसअंडरस्टूड इन इंडियन सोसाइटी. प्लांट प्रोटीन का आपने नाम सुना होगा. प्लांट बेस्ड प्रोटीन. अब मुझे ये बताओ, अगर आपके घर में आप दूध पीते हैं, या चाय पीते हैं दूध वाली, या दही खाते हैं, या घी खाते हैं, तो आप डेयरी खा रहे हो. खा रहे. तो डेयरी से वे प्रोटीन आ रहा है, तो वो कैसे खराब हो गया. नंबर 1, आपको प्लांट पे शिफ्ट करने की क्या जरूरत है. हम तो बचपन से प्लांट्स खा रहे हैं, हमारी वेजिटेरियन डाइट में तो है ही कुछ नहीं. और अगर उस पर प्रोटीन होता तो प्लांट से मिल जाता. नहीं, मतलब वो बात नहीं मैं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उस पे आता हूँ मैं स्ट्रक्चर पे कि वो क्यों कॉम्प्लिकेटेड है. तो पहली बात तो, मैं इंडिया के अंदर, अनलेस यू आर अ वीगन और आपको लैक्टोज से दिक्कत है, उसके भी इलाज हैं वैसे वे में भी, और आगे आ जाता है जिसमें वो बिल्कुल हटा देते हैं उस पार्ट को. लेकिन एनीवे, आपको दिक्कत है, आपको नहीं लेना दूध, ओके फाइन, यू शिफ्ट टू प्रोटीन. बट लोग इस वजह से शिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज वन इज कॉल्ड एनिमल प्रोटीन एंड वन इज कॉल्ड प्लांट प्रोटीन. अब उन्हें एनिमल प्रोटीन में नॉन वेज दिखता है. आई हैड टू कन्विंस माई मदर, आई हैड टू लिटरली टेल हर 15 minutes ऑफ लेक्चर. मैंने कहा पहले समझते हैं ये बनता कैसे, डेयरी से बनता है वो. हाँ, तो मैंने कहा चलो पनीर निकालते हैं दूध का. उन्होंने पनीर निकाला, फिर उसका दूध जो पानी बचा, मैंने कहा इसको मैं कहूँ आप पी लो तो दिक्कत है. तो ये एनिमल है क्या. और इसमें क्या दिक्कत है, ये तो हम पीते ही रहते हैं. ये तो हम छाछ पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं. तो मैंने कहा यही है एनिमल प्रोटीन.
एनिमल प्रोटीन मीट से नहीं बन रहा है, लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम्म, अब आते हैं प्लांट प्रोटीन पे। प्लांट प्रोटीन में मैं नहीं समझता आपको इंडियंस को किसी को भी शिफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि हम प्लांट बचपन से खाते हैं। दालें भी बाय द वे प्लांट्स में आती हैं, दालें, राजमा, छोले, सब चीज़ें प्लांट हैं। सब्जियां तो हैं ही हैं, वीट भी प्लांट है, ग्रेन में आता है लेकिन है तो प्लांट्स। तो हमें तो प्लांट की कमी नहीं है। अब आते हैं सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, कि जब आप प्लांट प्रोटीन की बात करते हैं, इट हैज़ टू बी वेरी हाई क्वालिटी, बिकॉज प्लांट प्रोटीन बनाना सबके बस की बात नहीं है। नहीं है। एंड 25%, I don't know exactly, but some component of plant protein is attached to its fiber. तो जब आप वो ले रहे हो तो आप फाइबर आपके अंदर जा रहा है, तो उससे आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है। तो दैट प्रोटीन इज नॉट बायो अवेलेबल, बोलते हैं साइंस के अंदर, कि आप उसका यूज नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि उस फाइबर को तो डाइजेस्ट नहीं कर रहे हो आप, उसका कुछ मेटाबॉलिक कुछ है ही नहीं, वो तो इनसॉल्युबल फाइबर है। अब उसके अंदर प्रोटीन भी अटैच्ड है, वो भी वेस्ट हो गया, नंबर 2। नंबर 3, आपको वो उतना ही अमाउंट प्रोटीन लेने के लिए आपको प्लांट प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, एंड प्लांट प्रोटीन इज मोर एक्सपेंसिव देन वे। तो क्यों जा रहे हैं हम प्लांट प्रोटीन, क्यों है ये लोगों को ये वहम किसी ने डाल दिया कि आई एम एंड, और वो बहुत बहुत एक्साइटेड होके बताते हैं आई एम ऑन प्लांट प्रोटीन, एंड आई सेड कांग्रेचुलेशंस, यू आर। और जो नॉन वेजिटेरियन है उसको इनमें से दोनों में से कुछ भी लेने की जरूरत है? देखिए, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है। आप नॉन वेज खाते हो, आप दूध दही खाते हो, रोटी खाते हो, दाल खाते हो, टेक्निकली आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्रोटीन पाउडर की। मैंने तो कभी नहीं खाया। हाँ, अब आपको मसल मास बढ़ाना है, आपकी एपेटाइट में प्रॉब्लम हो रही है, खाने से गैस बन रही है, तीनों टाइम अगर आप खाते हो, तो आप कह रहे हो यार मैं एज अ वे प्रोटीन अगर सब्स्टिट्यूट ले लूँ, तो इज इट रॉन्ग, इज इट बैड? इट इज नॉट एट ऑल बैड। देर आर थाउजेंड्स ऑफ रिसर्चेस, और यूएस में तो ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 70-80 में पहुंच गए हैं, वो 40 साल से वे प्रोटीन खा रहे हैं। उनसे बड़ा एविडेंस कौन देगा आपको कि वे प्रोटीन इज नॉट बैड? वे प्रोटीन की पूरी मार्केटिंग ही गलत है, पूरी पूरी ब्रांडिंग ही गलत है, पता नहीं किसने दिमाग लगाया। आप सोचो, व्हाट डू यू थिंक इज द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया हु गो टू जिम? देयर विल बी 0.0001%, okay? And what I think the amount of people that need whey protein is probably 40% of our total population. तो कौन सी बड़ी मार्केट है? जिम वाले तो मार्केट ही इतनी सी है, नहीं है, और उनको आप प्रमोट कर रहे हो। हाँ, उसको आपने बॉडी बिल्डर लगा के बॉक्स पे आपने उसको पाउडर बना दिया। अब हर बड़े घर में बड़ा आदमी बोलेगा है पाउडर मत खाया कर, बेकार होता है। ही दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, है क्या ये? उनको खाने की जरूरत ज्यादा है। हाँ। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसी प्रोटीन का, कि मुझे प्रोटीन कम चाहिए, मेरी मदर को ज्यादा चाहिए। व्हाई? बिकॉज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज डिक्रीजिंग विद एज, एज यू एज। तो आप जितने चर्न आउट, जितने प्रोटीन पे आप कर सकते हैं मसल प्रोटीन सिंथेसिस, एक एल्डरली पर्सन को थोड़ा सा ज्यादा चाहिए उससे। तो अब आते हैं वेजिटेरियन डाइट पे, कि आप नॉन वेज नहीं खा रहे हो, आप 2 रोटी खा रहे हो, तो आपका प्रोटीन क्वांटम पूरा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। फिर मैं कहता हूँ चलो वे पे मत आओ, क्योंकि मैं कोई बहुत प्रमोटर नहीं हूँ वे का, पर मेरे को वो गलत लगता है जब वो गलत ज्ञान देते हैं आपको, इन्फ्लुएंसर्स। वो कहते हैं चने में भी होता है, तो खा ले आधा किलो चने, मैं देता हूँ रोज ला के तेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट, बोलो कौन से क्वालिटी के खाने हैं। दस्त लग जाएंगे आपको, लूज मोशंस हो जाएंगे, जीआई डिस्ट्रेस हो जाएगा, आप रोटी नहीं खा पाएंगे उसके बाद। कैसे खाओगे इतना प्रोटीन? It is like having bloody 300 grams of dal in every meal. How can you eat that much? Appetite भी तो कोई चीज होती है। अब विद इन दैट एपेटाइट आप मुझे प्रोटीन लेके दिखा दो, वेजिटेरियन पूरा करके दिखा दो, होगा ही नहीं। एक ही चीज से हो सकता है, वो है दही दूध, जो कंफर्टेबल है हमारे लिए। दूध नहीं है इतना, दूध से भी हमारे प्रॉब्लम होती है, गैस बनती है लोगों को, दही से नहीं होती, दही से नहीं होती। तो मैं वो लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वे नहीं लेना है, कोई जबरदस्ती नहीं है, मत लीजिए। आप दही के क्वांटम डबल कर दीजिए जितनी आप खाते हो, और उसको ऐसी मील में खाओ ताकि उसका पूरा एक कंपोजिशन बने, ताकि मसल प्रोटीन सिंथेसिस हो पाए। जैसे वो क्या मील हुई, जैसे मैंने वीट का एग्जांपल दिया था, उसके साथ खा ली कि आप वीट अगर सिर्फ रोटी अकेले खा रहे हो तो दिक्कत है। तो आपको दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि आपका वो रिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स पूरे नहीं हो रहे हैं।
आपने दूध के साथ दही रोटी खा ली तो आपके हो गए, दाल के साथ खा ली तो आपके हो गए। लेकिन ये हर मील में फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये भी एक मैडनेस है लोगों के अंदर। व्हाट यू नीड इज अ डिसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन थ्रू आउट द डे। और कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक मील में सारा प्रोटीन खा लो या 3 या 6 में खाओ, आप आपकी मर्जी है। एज लॉन्ग एज प्रोटीन इज कमिंग इनटू योर बॉडी, यू विल बी एबल टू सेफगार्ड योर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। एक फाइनल चीज बता दो, बफलो मिल्क वर्सेस काउ मिल्क। आपको क्या लगता है सोसाइटी में क्या बोला जाता है? कि काउ बेटर होता है। काउ बेटर होता है, और मैं कहूँ काउ बेटर नहीं है तो एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी। काउ इज अ गुड मिल्क एज वेल, बट लेट्स कंपेयर किसके लिए बेटर नहीं है। काउ मिल्क is actually has less protein than buffalo milk. People will be surprised at it. पूरा वे प्रोटीन इंडस्ट्री काउ मिल्क पे है। अच्छा। हाँ, जबकि उसमें बफलो मिल्क से कम प्रोटीन होता है। हाँ। एंड द रीजन इज बिकॉज इनिशियली व्हेन वे प्रोटीन वाज व्हाटएवर व्हेनेवर इट केम टू इंडिया, आज भी 80% ऑफ वे प्रोटीन कंपनी सोर्स देयर वे प्रोटीन फ्रॉम अब्रॉड, और वहां पे काउ ज्यादा है, बफलो नहीं है। कंपैरिजन करोगे तो काउ का मिल्क थोड़ा सा लाइटर होता है एज कंपेयर टू बफलो मिल्क। करेक्ट। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों के लिए अच्छा है या बूढ़ों के लिए अच्छा है। बट बफलो मिल्क में ऐसा क्या है कि जो उसको हैवी बना रहा है? उसके अंदर थोड़ा बहुत फैट है और प्रोटीन भी ज्यादा है। अच्छा। इंटरेस्टिंगली, और जो भी उसके अंदर चीजें हैं जो काउ और उसमें हैं वो नेक टू नेक है। So buffalo milk has more advantage over cow milk, practically speaking, for a healthy being. अगर आप इकोनॉमी देखेंगे कि यार मेरे इतने पैसे काउ मिल्क में लग रहे हैं, क्या मैं इतने पैसे बफलो मिल्क में लगा के मुझे ज्यादा फायदा होगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि आप घी ज्यादा निकाल सकते हो उसका मलाई से। तो दोनों ठीक है, जो आपको जिसमें आपको टेस्ट अच्छा लगता है, जो आपका टेस्ट है वो आप टेस्ट, बस इसके ऊपर मैडनेस नहीं होनी चाहिए, ये सोच नहीं होनी चाहिए कि बफलो मिल्क इज बैड। That is what my problem is. White bread, brown bread, multigrain bread. ये भी एक और बहुत ही बड़ा एक इंडस्ट्री बन गई है ये। अच्छी वाली वाइट ब्रेड आती थी हमारे देश में, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, हमने कभी ब्राउन ब्रेड नहीं खाई। क्यों? क्योंकि हम हफ्ते में एक दिन ब्रेड खाते थे। तो इट डिपेंड्स कि आप ब्रेड एज अ मील खा रहे हो, हर रोज आपको खाने की आदत है, सैंडविच खाने की आदत है, एंड देयरफॉर आप ये सोचते हो कि यार मैं मैदा ना खा के आटा खा लेता हूँ। फेयर इनफ, आपकी सोच है। पर मैदा और आटे में फर्क किस चीज का है? वो फाइबर का है। अगर मैं सब्जी खा रहा हूँ, दाल खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, तो मुझे और फाइबर की जरूरत नहीं है। नंबर 1, ये आपकी चॉइस है। मल्टीग्रेन ब्रेड खा रहे हो, अच्छी बात है, नो, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद आइदर ब्रेड। बट मैं उनको देखता हूं जो कभी कभी हफ्ते में एक दिन ब्रेड खाते हैं, वो भी 2, और वो भी फिर स्ट्रेस देके खाते हैं कि यार ब्राउन लाना, मैदा नहीं खाना, पूरा इटली व्हाइट ब्रेड खाता है। सो यू नो, इफ यू लुक एट द कल्चर who are bread eating cultures, they've always eaten white bread because it's easier to make. सेम शुगर कंपोनेंट है, और आपका एक हिसाब से वो भी चेंज हो जाता है, ग्रेन भी, ग्रेन सेम है, मतलब उसका वो बदल जाता है, नेचर बदल जाता है, चीपर होता है, प्रोड्यूस करना आसान है। जिसमें ज़्यादा फाइबर है वो सब चीज़ें, उसमें आपको शुगर शायद हो सकता है ज़्यादा डालनी पड़ती है, मुझे पता नहीं एक्चुअल में क्या करते हैं, क्योंकि लेबल पे तो कुछ लिखते हैं, होता कुछ और है। तो आई डोंट नो, आई मीन it's your taste. I like multigrain bread just because somehow it gives me some taste of seeds also. तो मेरी अपनी choice है, but I don't mind white bread at all. If I'm eating at Subway, if I'm eating at a restaurant, I always eat white bread because that's what the taste is. तो वो आपके अपने अपना टेस्ट है, फर्क कुछ नहीं है इसके अंदर, दोनों के अंदर दे आर सेम, कभी कभी खाने वालों के लिए। सम अप करने के लिए 3 चीजें दे दो फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप पूरी अपनी कॉन्वर्सेशन को सम अप करो। सबसे पहले तो एक मील से कार्ब्स बिल्कुल हटा देना चाहिए। ओके, आई थिंक दैट इज फाउंडेशनल फॉर मी। इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स, कुछ भी कार्ब्स डालो ही मत, कोशिश करो, और लेना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को माई फादर यूज टू से, यार मैं खाली अंडा नहीं खा सकता, तो आई स्टार्टेड गिविंग हिम 1 ब्रेड। तो कार्ब्स कम हो गए, बिल्कुल कम है, लेकिन इट्स अ हाई प्रोटीन डाइट एंड प्लस किसी भी एक मील से हटा दो, किसी भी एक मील से, आपकी चॉइस है।
ठीक है, कंप्लीटली हटा सकते हो. नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत आसान है, बहुत इजी. because they can have a non-vegetarian meal in the night. Fantastic. So you can do that. But then do not add milk over on the top, or don't do that. तो वो भी है एक हमारे यहाँ तो ट्रेडिशन चलता है कि भाई मिल्क बहुत ज़रूरी है, तो वो भी गलत है. तो आई थिंक दैट्स नंबर 1 फॉर मी कि एक मील से कार्ब्स को कंप्लीटली हटा दो. सेकेंड थिंग इज आई थिंक मूवमेंट. हम लोग आजकल ऑफिस में बैठते हैं, ड्राइव्स करते हैं ट्रैफिक, हाई ट्रैफिक जोन्स में, बहुत घंटे तक, कई बार 2-2 घंटे लग जाते हैं आपको. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर मूविंग. सो इवन इफ यू हैव टू सेट अ रेकरिंग अलार्म ऑन योर फोन आफ्टर एवरी 15 minutes, just get up and fetch some water, go to the toilet, whatever you want to do. Move. मूवमेंट जो है ये हमारा सबसे बड़ा कंपोनेंट है हमारी बॉडी का एनर्जी बर्न करने का. ये एक्सरसाइज से भी ज़्यादा है बाय द वे. ओके. So it's called NEAT, non-exercise activity thermogenesis. तो ये 40% तक जाता है हमारी बॉडी का. वाओ. So you can burn 40% of your calories just by moving. Just by getting up from your chair 20-30 times, you are burning more calories. So it's a very simple thing. I tell this to people कि आप ऐसे बैठे हो, आप जब उठे तो आप इमेजिन करो आपने जो सबसे बड़ी मसल्स हैं आपकी बॉडी की, हिप और क्वाड्स, आपने उनको यूज किया. जब आपने उनको ट्रिगर किया तो उनके अंदर जो सेल हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्लूकोज बर्न किया उसी समय, फैट बर्न किया, जो भी उनके पास अवेलेबल सोर्स है. एंड देन यू सिट बैक अगेन, एंड देन यू एक्सटेंड अगेन, एंड देन यू मूव. सो इट इज लाइक आवर बॉडी हैज 37 ट्रिलियन सेल्स. अब ट्रिलियन में तो कोई गिनता नहीं है, बट सच ह्यूज ह्यूमंगस नंबर ऑफ सेल्स. हाउ कैन यू एक्टिवेट वो मूवमेंट से ही हो. मैक्सिमल नंबर ऑफ सेल्स? इसीलिए ट्रेनिंग, आप योगा कर रहे हैं, फैंटास्टिक. आप वॉक कर रहे हैं, वेरी गुड. आप जिम कर रहे हैं, वेरी गुड. नथिंग इज कंपेरेबल. इट इज अप टू यू. व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू डू? हो सकता है आप जिम कर रहे हो, आपकी अच्छी मसल है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, विच मे कॉज सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर हेल्थ, जो कि होती है जनरली. आप देखोगे बॉडी बिल्डर्स को ज़्यादातर दे गेट अनहेल्दी एज द एज, बिकॉज दे हैव लिफ्टेड सो मच, द डाइट बिकम सो मच कि बाद में वो डाइट कम आती नहीं है और वो खाते रहते हैं और उसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी कम होती रहती है. सो दे गेट डायबिटिक, मेनी ऑफ देम. सो दैट्स नंबर 2, विच इज द मूवमेंट. So number 3, I would say in my rating is testing. Must get tested. उसके लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं है. मैं बहुत कराता हूँ, इसलिए I can give you an estimates. In about 2,400-2,500 rupees, you can get a good ballpark blood panel, which can give anybody a brilliant sense of your health, where it is going. So I think these 3 combined together can keep a check on your health. Let's put it that way. Thank you so much, Umesh ji. Thank you for this immense knowledge you shared over both the podcast, and I hope our viewers get great value from it. Thank you very much for the invite. Thank you. Thank you, everybody.